जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से, आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो आइए, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 के लिए जीव विज्ञान यानी कि टेस्ट सीरीज के तौर पे आपका प्रीवियस जो पेपर है उसको जो है सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस देख सकते हैं, ये जो पेपर है आपका, ठीक है, यही वाला पेपर है। ठीक, ये जो पेपर है ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। तो जितने भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं क्लास 12 के, वो जल्द से जल्द जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, और अच्छे से अगर चाहते हैं कि मेरा 90 से ऊपर आ जाए, ठीक है, 90% से ऊपर आ जाए, तो यह इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे केवल आपका ये मान के चलिए तीनों सब्जेक्ट चलेगा, यानी कि फिजिक्स भी रहेगा, आपका केमिस्ट्री भी रहेगा और बायोलॉजी भी रहेगा। तीन सब्जेक्ट हम इस चैनल से जो है आपको यानी कि प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हर हाल में आपको मिलेगी, मतलब पेपर होने से पहले आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज के तौर पे। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्नो मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आइए देखते हैं। यहाँ पहला है, यानी कि ये जितने भी आपके पेपर सॉल्व कराए जाएंगे वो लगभग मान के चलो कम से कम 2 या 3 तक सॉल्व करा दिए जाएंगे। 2, 3 या 4 तक जाते जाते सॉल्व हो जाएगा आपका, मतलब 4 वीडियो तक जाते जाते। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लॉन्ग बना देंगे तो बच्चे उसको थोड़ा देखते हैं तो बोरिंग महसूस होती है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, देखते हैं अपना टॉपिक। यानी कहा है इसमें पार्ट 1 है। ठीक है, विषय आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। सत्र ये जो पेपर है, ठीक है, ये कौन सा पेपर है, 2022 का पेपर है। ठीक है, जो सॉरी 2020 का पेपर है ये मेरे प्यारे प्यारे नमूना, 22 का नहीं है, ये 20 का है। यहाँ किसका है, 20 का पेपर है। तो 20 का जो पेपर है इसी को हम हल करा रहे हैं। जो प्रश्न पत्र कोड है 348WJ, यानी कि यूपी बोर्ड 2023 वालों के लिए है, जो आगामी बोर्ड आने वाला है। ठीक है, उन लोगों के लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा परसेंटेज जो है 90 से ऊपर यानी कि 100% के एबव में आ जाए, तो वो बच्चे जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, अगर ऐसा कर ले जाते हैं और जितना भी टेस्ट होगा अगर आप उसको पढ़ करके फिर जाइएगा, तो मेरा गारंटी है कि आप लोग जो है 90 से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। यहाँ जो है आपकी जो पेपर है, मैं पेपर पढ़ दे रहा हूँ। इसमें पेपर में जो आपको 3 घंटे मिलेंगे, 70 नंबर के रहेंगे। अनुक्रमांक इस पे भरना रहेगा, आप लोग देख रहे होंगे, अनुक्रमांक और नाम भी लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे नोट दिया रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को, ठीक है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ें। उसके बाद वही चीज़ इंग्लिश में दिया है। हाँ, एक चीज़ और है, ये चीज़ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी। तो आपका अगर मन कहे तो इंग्लिश करिएगा, मन कहे तो आप हिंदी में करिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है जो दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, तो पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय है। इसमें कहा है सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी कि आपका ये है ऑप्शनली क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन वाला देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, तो अगर हम करते हैं इसको, ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पहला जो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिखा भी हूँ। तो क्वेश्चन आपका है सवाल अलैंगिक जनन कहते हैं, सॉरी करते होंगे, यहाँ कहते नहीं होगा, करते हैं। ठीक है, तो सवाल अलैंगिक जनन करते हैं, मतलब सवाल जो होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो किस द्वारा करते हैं वो अलैंगिक जनन, यही हमको बताना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा उसी पे आप टिक लगाइएगा। हालांकि मैंने पहले ही लगा दिया, लेकिन अगर मैं चाहता तो आपको बता भी देता। ठीक है, बिना टिक लगाए। तो बहरहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे ये ऑप्शन गलत हो गए हैं और ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, यहाँ बात अगर हम करें
कोंडिया की, यानी कि कोंडिया द्वारा जो जनन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो तुम्हारा कवक में होता है। किस में होता है? कवक में होता है। मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे श्रेणियों, किस में होता है? कवक में होता है। अगर हम बात कर लें कलिका द्वारा, किस में होता है? कलिका द्वारा होता है आपका ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। और आपका हो जाएगा हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में होता है। कलिका द्वारा जो है अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा में होता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे चल बीजाणु की, तो चल बीजाणु आपका यहाँ पे शैवाल लिखा है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना, मैंने क्या लिखा है? शैवाल लिखा है। क्या लिखा है? शैवाल लिखा है। बात है इसमें ऑप्शन नंबर 4, इसमें कहा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये वाला आपका सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब अगर बात करें हम, इसमें कहा है मधुमक्खी में नर का विकास होता है। मधुमक्खी में नर का विकास कैसे होता है? तो आइए जानते हैं मधुमक्खी के बारे में। केवल हम पहले जानते हैं तो मधुमक्खी की अगर हम बात कर लें तो मधुमक्खी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की मधुमक्खियां, जो अगर हम बात कर लें मधुमक्खी की, तो एक नर होता है, एक मादा होता है, और एक श्रमिक होता है। क्या होता है? श्रमिक होता है। तो श्रमिक जो मादा और श्रमिक जो होते हैं, ये आपके निषेचन द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? निषेचन द्वारा जो जन्म लेते हैं। लेकिन जो आपका नर वाला होता है, नर मक्खी जो होता है, नर मधुमक्खी जो होता है, वो आपका होता है अनिषेचन द्वारा। किसके द्वारा होता है? अनिषेचित अंडों द्वारा होता है। और ये जो है निषेचित अंडों द्वारा होते हैं। ठीक है, निषेचित अंडों द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ये सब तो वैसे ही भी गलत हैं, निषेचित नहीं हो सकता, वैसे गलत हो गया। ये पहला और दूसरा दोनों ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो आइए फिर हम देखते हैं, इसमें कहा है चिपको आंदोलन शुरू किया गया। तो चिपको आंदोलन जो है शुरू किया गया, ये सब भैया आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, आप उसको हल कर सकते हैं। तो कहा गया इसमें चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था कहाँ से? तो अगर मैं बता दूं चिपको आंदोलन के बारे में, तो चिपको आंदोलन जो है वो आपका शुरू हुआ है। ठीक है, चिपका लिखा है गढ़वाल में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? गढ़वाल से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? गढ़वाल से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात कर ले यहाँ गढ़वाल तो सही है, लेकिन ये गढ़वाल पड़ता कहाँ है? गढ़वाल पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में एक गढ़वाल पड़ता है, यानी कि ये जिला है जहाँ पे जो है टिहरी गढ़वाल नाम है इसका। क्या नाम है? टिहरी। इसका नाम अगर मैं नीचे लिख दूँ टिहरी, ठीक है, टिहरी गढ़वाल नाम से है, जो कि उत्तराखंड में है। अब अगर हम बात करें यहाँ कि चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैं विधुत लिख दूं टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में 1973 ईस्वी में। ठीक है, 73 में, 1973 में गढ़वाल में 1973 में। ठीक है, सुंदर लाल जब वहाँ के राजा थे उस समय, यानी कि कहने मतलब जब उस समय नेता थे तब ऐसा हुआ था। तब उस समय चिपको आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में। अब गढ़वाल कहाँ पड़ता है आपको बता दिया गया है कि गढ़वाल पड़ता है ये उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? तीसरा सही हो गया। अब बात हम कर लेते हैं असम की। तो असम में जो होता है, अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो असम में वो आपका हो जाएगा, इसको मैं मिटा सकता हूँ, इसको अगर मैं रफ कर दूँ, ठीक है, और मैं बता दूँ उसके बाद यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैंने रफ कर दिया है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे असम से क्या हुआ था। असम की अगर हम बात करें तो विदेशी क्या हुआ था?
विदेशी विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? विदेशी विदेशी विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये आपका हो गया क्लियर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है एक जो है यहाँ पे किसान आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो 20 मार्च 1927 ईस्वी में, ठीक है, महाड़ का सत्याग्रह किया था। इसका मतलब ये होता है, सत्याग्रह का मतलब ये होता है, भैया मेरे पे टुन्ना मुन्ना मैं बता दूं, सत्याग्रह का मतलब ये था कि उन्होंने जो भी वहाँ के नीचे यानी कि निम्न वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, उनको जो पानी पीने का जो अधिकार दिलवाया था। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कब? 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ का सत्याग्रह करवाया था। अब आइए देखते हैं गढ़वाला में तो हो गया। बंगलौर की अगर हम बात करें तो बंगलौर में तो ऐसे भी गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत है। आपका ये वाला सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अगर हम बात करें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो होता है, अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, तो देखा जाए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ये कृषि और चिकित्सा और वैक्सीन के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब समझ लेते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, अगर हम इसको समझें एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, जैसे किसी जीव, कोई भी एक जीव हो, उसका जो है डीएनए ले करके एक नई प्रजाति का, ठीक है, या नए लोगों का जो है विकास करना, या फिर नए प्रजाति का विकास करना। कहने का मतलब ये है कि उसमें से नए एक पीढ़ी को विकास कराना। ठीक है, ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये किस किस क्षेत्रों में होता है? कृषि के क्षेत्रों में भी होता है। जैसे मान लीजिए अब कुछ चीज़ें हाइब्रिड आने लगी हैं, तो कृषि में भी हो गया। फिर चिकित्सा में, अब चिकित्सा में क्या क्या हो सकता है? चिकित्सा के द्वारा जो है बहुत कुछ कराया जा सकता है, मतलब बच्चों में जो परिवर्तन किया जा सकता है। फिर उसके बाद अब वैक्सीन निर्माण से, अब वैक्सीन निर्माण का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी वैक्सीन बनाई गई हैं जिससे बच्चों में जो कोई भी दिक्कत ना आने पाए, ठीक है, उसको जो है रोका जा सकता है। और कुछ चीज़ें मतलब वैक्सीन बनी है जो कृषि में भी कृषि के क्षेत्र में भी काम आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मतलब इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा जब देखते हैं तो दूसरे वाले में कहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा नंबरिंग थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया, तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना आप लोग क्रम से कर लीजिएगा। ठीक है, पहले का आता है, उसके बाद खा आता है, फिर गा आता है, फिर घा आता है, फिर रंगा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह बचा था इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दिया, छोटा सा क्वेश्चन था तो लिख दिया। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का क्या कहा है, परागकण को परिभाषित कीजिए। एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन है, ठीक है, परागकण को परिभाषित करना है। तो आइए देखते हैं परागकण क्या होता है। तो अगर मैं बता दूं परागकण क्या होता है, ठीक है, यानी कि परागकणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो आइए देखते हैं परागण जो होता है यानी कि पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन वो कैसे होता है। तो पौधों में जो होता है वो नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। अब समझते हैं नर भाग किसे कहते हैं, मादा भाग किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। पादपों में परागकण, पादपों में परागकण यानी कि पोलन, ठीक है, ग्रेन्स जो होता है, अगर हम बात कर ले यानी कि परागकण जो होते हैं वो नर भाग, कौन से भाग? नर भाग। कौन से भाग? नर भाग परागकोश के यानी कि अनदर के, ठीक है, अनदर जो होता है अगर हम उसकी बात कर ले परागकोश की, तो परागकोश से मादा भाग, परागकोश से मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र, ठीक है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, स्टिग्मा जो होता है इसके तक स्थानांतरित परागकण
कहलाता है। स्थानांतरित का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो स्थानांतरित कहलाता है। यानी कि स्थानांतरण करना तो क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। परागण के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। परागण के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये पूछा जाता है भैया, तो इस बात को याद रखना कि परागण के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है। परागण के पश्चात जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगर मैं सीधी सीधी बात बता दूं यहाँ पे, तो पौधों में परागकोशों से परागकणों का निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुँचना जो है परागण कहलाता है। ठीक है, मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं। फिर उसके बाद है आपका, इधर में दिखा दूँ रहा, एक चीज़ हो गया। दूसरा है खा वाला आपका। तो खा वाला अगर मैं देखूँ यहाँ पे, खा वाला कहा है बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है। तो बाह्य डीएनए और संवाहन डीएनए के मिश्रण से बनने वाला जो डीएनए होता है उसे कहते हैं पुनर्योगज। क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है ये वाला तीसरा। अब तीसरे वाले में कहा है स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम जो कोशिकाएं होती है, अगर हम बात कर लें इसकी स्टेम कोशिकाओं की, तो ये जो शरीर के किसी भी, मतलब शरीर जो होती है आपकी जो बॉडी है, बॉडी के किसी भी पार्ट को, ठीक है, मरम्मत का कार्य करती हैं। अब आइए देखते हैं, शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि जो आपके शरीर में जो सेल है, ठीक है, उनको जो है उनकी मरम्मत के लिए जो है कार्य करती हैं। कौन, स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं जो है कार्य करती हैं ऐसा। ठीक है, क्या कार्य करती हैं, मरम्मत के लिए कार्य करती हैं। तो आइए फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से क्या जो है क्या बनाता है। अब समझते हैं हम, खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से जो है क्या होता है। खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से जो है खाद्य जाल बनता है। क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है। यानी कि खाद्याओं, जो खाद्यान्न होते हैं, यानी कहने का मतलब ये होता है जो खाद्य होते हैं उसका क्या बनता है, धीरे धीरे जाल बनने लगता है जब इसका अंतर संबंध होता है तब, जो दोनों का जब संबंध यानी कि मिलाप जब होता है तब। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया पूरा, यानी कि प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। तो अगर आप लोगों को समझ में आएगा मेरे प्यारे प्यारे टूना मुना, तीसरा वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, यानी कि कहा वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत जो है सटन योम बोवेरी ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, सटन एवं बोवेरी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है, बाकी आपका ये दोनों समाप्त हो गए, यानी कि प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 जो है ये समाप्त हो गए। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मेरे प्यार प्यार टूना मुना लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यार प्यार टूना मुना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में कहा वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। भैया हमेशा आता है, डीएनए से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। हमने हालांकि इसको बनाना था एकदम जो है खड़े खड़े में, लेकिन हमने बनाया नहीं है, इसको बेड़िया बना दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है लंबवत नहीं बना करके जो है इसको उधर बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका डीएनए का संरचना। हालांकि आपको पीडीएफ में जो है मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग फिगर केवल समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, समझने की बात नहीं, केवल बनाने के बाद बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कहा है कि ये आपका द्विकुंडलित मॉडल हो गया, डीएनए होता है, इसी के बीच में जो है एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, अब अगर समझते हैं कि दोनों की जो है क्या नाम है, ऊंचाई कितनी होती है। अगर हम समझ लेते हैं, ऊंचाई की बात नहीं, सॉरी, क्या नाम है, चौड़ाई कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर हम बात करें तो 5 से चलता है ये, अगर 5 से चलेगा तो 3 पे रुकेगा, अगर
5 से इधर चलेगा तो उधर 3 से रुकेगा। अब अगर समझते हैं इसके बीच में जो है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं तो यूरेसिल की अगर बात करें आपके आरएनए में पाया, डीएनए में नहीं पाया, तो यूरेसिल मत यहाँ पे लिखिएगा। फिर कहा है दोनों इंजाइम के बीच में जो है 3.4 एंगस्ट्रॉन का जो गैप होता है, ठीक है। अब अगर समझते हैं कि इसके मध्य जो है एक रेखा जो खींची गई इस दोनों के बीच को जो भाग में बांटती है, इसे के जो है 10 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। मतलब पूरा टोटल कितना होता है, 20 होता है। जब आधे आधे को बांट देंगे तो 10 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसको जो है बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि आपको जो है पीडीएफ के तौर पे जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जा करके उसको डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। खा वाला कहा है इसमें, कहा है खा वाले में स्टेनले मिलर ने, ठीक है, स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोगों में किन किन गैसों का उपयोग किया है। अब भैया ये जो मिलर है, ठीक है, इन्होंने प्रयोगों में किसका किसका किया है, हाइड्रोजन यानी कि H2 का, अमोनिया यानी कि NH3 का, ठीक है, मेथेन का CH4, ठीक है, ये आपका मेथेन C2H4, ठीक है, C2H4, ठीक है, मेथेन हो गया। उसके बाद फिर होता है जलवाष्प यानी कि H2O, ठीक है, ये हो गया H2O, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। फिर आइए देखते हैं खड़ी फसल क्या होता है। खड़ी फसल जो होता है भैया, अगर हम बात करें जब आपकी जो फसलें जो होती हैं वो यानी कि पक चुकी हों और कटने के लायक हों तो उसे कहते हैं खड़ी फसल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें हैं, लिखा है हमने वह फसल जो पक चुकी हों और काटने के लिए तैयार हों, ठीक है, उसे खड़ी फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, यानी कि फिर धान की रोपाई या गेहूँ की रोपाई, ठीक है, ये होंगे रोपाई मतलब समझते हो ना, काटना उसको। फिर कहा है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में पोषण स्रोतों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। इसको जो है पहचान करके इसको जो है लिखना है। तो नाम लिखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है घास, बकरी, मनुष्य। तो घास का क्या होगा, घास जो होते हैं वो पहले उत्पादक होता है। कैसे होता, क्या होता है, उत्पादक होता है। कैसे उत्पादक होता है, क्योंकि घास जो होता है भैया वो सूर्य के प्रकाश से क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है। वो क्या हो गया, उत्पादक हो गया, यानी कि वो उत्पन्न खुद करता है। जैसे मान लीजिए आप अगर साग को खाते हैं, साग अगर आप खाते हैं तो वो क्या होगा, तुम्हारा उत्पादक होगा। उससे जो है अगर 100% ऊर्जा मिल रही है उसको, तो अगर जो चीज़ उसको खाएगा यानी कि 10% की ऊर्जा उसमें कम हो जाएगी। अब घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा। तो बकरी आपका क्या होगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो बकरी में 10% की ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी कि बचा 90%। तो जो बकरी जो है, बकरी को मनुष्य खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। तो मनुष्य में अगर हम बात करें तो इसमें जो 10% इसमें भी कम हो जाएगा, यानी कि 80% इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता ये सब हो गए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, तीसरे का। मधुमक्खी पालन से मनुष्य को प्राप्त होने वाले 2 प्रमुख लाभ लिखिए। मधुमक्खी पालन से जो पहला है शहद, शहद मिलता है जो औषधि में काम आता है। शहद का काम किस में आता है, औषधि में लिया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। यानी कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो शहद में लपेट कर या फिर शहद में मिला करके जो है खाई जाती हैं, ठीक। फिर होता है मोम, मोम से जो है सौंदर्य प्रसाधन यानी साबुन, क्रीम और फिर मोमबत्ती बनाने में भी काम आता है। मोमबत्ती बनाने में भी क्या आता है, काम आता है, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम बात करें उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। प्रश्न नंबर 4 जो है आपका 3-3 नंबर का होता है। ये आपका जो है ये भी 3-3 नंबर का है, ठीक है, ये भी आपका 3-3 नंबर का है। तो आइए देखते हैं हम, जब ये हो गया होगा आपका, सॉरी, प्रश्न नंबर 3 ये आपका 2-2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 3 आपका 2-2 नंबर का है, प्रश्न नंबर 4 आपका 3-3 नंबर का है। तो हालांकि यहाँ जो है कावाले में लिखा है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो मेंडल का पृथक्करण जो नियम होता है इसे जो है युग्मकों का सिद्धांत भी, शुद्धता भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं। यह कारक दूसरी पीढ़ी में
जाने से पहले युग्मक वाला, ठीक है, यानी कि युग्मक बन जाता है, मतलब दूसरी पीढ़ी में अगर वो जाएगा उससे पहले क्या बन जाएगा, युग्मक बन जाएगा। इसी कारण जो है मतलब माता पिता का जो प्रभाव होता है वो संतानों में दिखता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल दे करके। तो मेंडल ने क्या किया था, दो जो जो है पौधे लिए थे, एक जो है लंबा लिया था, एक बौना उन्होंने लिया था, ठीक है। तो उसके मध्य क्रॉस करवाया था, क्रॉस कराने के बाद क्या बना था, संकर बने थे। यानी कि संकर का मतलब है तो मिश्रित बने थे। कैसे बने थे, मिश्रित लंबे बने थे। तो आपके मिश्रित लंबे वाले जो होंगे संकर, संकर लंबे वाले जो हैं, इसके मध्य जब स्वपरागण कराया गया, ठीक है, तो देखा गया कि जो सभी ये वाले जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं ये लंबे प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध लंबे। कैसे प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध लंबे। और ये दोनों जो प्राप्त हो रहे हैं ये संकर लंबे प्राप्त हो रहे हैं। अब ये लंबा क्या होता है, इतना समझते हो, लंबा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जो है लंबेपन प्रभावी है और ये जो है अप्रभावी है, ठीक है। अब हम समझते हैं ये क्या होगा आपका, ये होगा शुद्ध बौना होगा। कैसा होगा, शुद्ध बौना होगा, क्योंकि इसमें स्मॉल टी है और इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी वाला क्या होगा, वो प्रभावी होगा, और स्मॉल टी वाला वो अप्रभावी होगा, ठीक है। तो इसका पूछा जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप हमने यहाँ लिखा, जीनोटाइप जो होता है 1:2:1 होता है। यानी इधर आप खुद देख रहे हैं 1 हो गया, अनुपाते ये 2 है तो 2 हो गया, अनुपाते 1 हो गया, तो 1:2:1 हो गया। अब पूछता है इसका फिनोटाइप क्या होता है, तो 3:1 होता है। यानी कि ये तीनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 3:1 और ये तुम्हारा एक अलग है, तो 3:1 हो जाएगा। फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि जो बाहरी बनावट हो वो दिखता हो, जो बाहरी बनावट आपकी रूपरेखा जो है वो दिखे, उसे कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है, यानी कि लक्षण प्रारूप। और जीनोटाइप मतलब ये होता है कि जीन प्रारूप। जीन प्रारूप ये होता है कि वो अंदर की चीज़ें को देखा जाता है, ठीक है। तो हालांकि आप लोगों को ये समझ में आएगा, बाकी क्वेश्चन जो है दूसरी वीडियो में कराया जाएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।